लेट्स डिस्कस बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली में कैप्टन एलिमेंट होता है बोरॉन, एंड द मेंबर्स ऑफ बोरॉन फैमिली आर प्लेस्ड इन group 13 of the periodic table. So let's have a simple introduction. सबसे पहले हम बोरॉन फैमिली के मेंबर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे. So याद रखें, these elements are placed in group 13 of the periodic table. याद रखें. अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? सो इन दिस ग्रुप अब इसमें देखिए, बोरॉन सबसे पहले, उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम एंड थैलियम आर प्लेस्ड. इनको प्लेस किया गया. अब देखिए, इस ग्रुप में बोरॉन जो है ये टिपिकल नॉन मेटल है, याद रखें. सो बोरॉन इज टिपिकल नॉन मेटल ऑफ द ग्रुप. उसके बाद जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मेटल बट एग्जिबिट सम सिमिलैरिटीज विद बोरॉन. याद रखें, एल्यूमिनियम इज मेटल बट एग्जिबिट similarities with बोरॉन. सो बोरॉन से सिमिलैरिटीज ये एग्जिबिट करता है. अब बात गैलियम, इंडियम, थैलियम की है तो वो मेटालिक है, याद रखें. सो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, आई मीन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर मेटालिक एलिमेंट्स. ये मेटालिक एलिमेंट्स है. नाउ नेक्स्ट टू दिस, लेट्स हैव अ टॉक ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्टीमेटली ग्रुप 13 एलिमेंट्स. अब सबसे पहली बात यह है कि इनका जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1. सो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ members of group 13 is NH2NP1. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के तरफ एंटर हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर p ब्लॉक एलिमेंट्स, नो डाउट. अब इसमें आप देख सकते हो कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नोबल गैस कोर. याद रखें, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम consist of noble gas core. अब गैलियम एंड इंडियम हैज नोबल गैस कोर प्लस 10 d इलेक्ट्रॉन्स, यानी d ऑर्बिटल के पास उसके अलावा 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, याद रखें. सो गैलियम एंड इंडियम हैव noble gas core plus 10 d electrons. अब बात अगर थैलियम की हो तो इसके पास नोबल गैस कोर और उसके अलावा 14 f इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इन केस ऑफ थैलियम, noble gas
core and 14 f electrons and 10 d electrons are also present. So it was all about introduction and electronic configuration of group 13 elements, that is boron family members. Let's discuss occurrence of group 13 elements. अब देखिए सबसे पहली बात, boron which happens to be the captain element of this group, it does not occur in free state in nature. So सबसे पहली बात ये है कि boron does not occur in free state in nature. ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही नजर आएगा एंड इट इज रेयर. सो इसकी अबंडेंसी भी रेयर है, याद रखें. सो बोरॉन इज रेयर इन अबंडेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब इट मेनली ऑकर्स एज बोरेट्स, आर्थोबोरिक एसिड, बोरॉक्स, ये जो है ये इसके मिनरल्स है. सो बोरॉन मेनली occurs as what? Borates यानी मेटल बोरेट्स. उसके बाद ऑर्थोबोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड मतलब H3BO3, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद बोरॉक्स, बोरॉक्स यानी Na2B4O7.10 H2O, it is the water of crystallization holded by it. उसके बाद अदर सोर्स इज कर्नाइट. सो अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरॉन इज कर्नाइट, और कर्नाइट का कॉम्बिनेशन होता है Na2B4O7.4 H2O. दिस इज कर्नाइट. अब इंडिया में बोरॉक्स जो है वो प्यूगिया वैली में ज्यादातर पाया जाता है, जो सिचुएटेड है लद्दाख में, याद रखे. सो इन इंडिया बोरॉक्स ऑकर्स इन प्यूगा वैली ऑफ लद्दाख. सो लद्दाख में प्यूगा वैली में हमें बोरॉक्स मिलता है. अब अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंसी बहुत रेयर होती है, याद रखे. सो इन द अर्थ्स क्रस्ट बोरॉन ऑकर्स टू अबाउट 0.0001% बाय मास. इतनी कम अबंडेंसी होती है. अब बोरॉन के दो आइसोटोप्स होते हैं, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11. सो बोरॉन हैज टू आइसोटोप्स, दैट इज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11. So these are the isotopes of boron. उसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम की. अब इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट. अब ओवरऑल अगर देखें तो इट इज 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, याद रखे. लेकिन एल्यूमिनियम भी कॉम्बिनेशन में ही नजर आएगा. सो एल्यूमिनियम डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है. सो कॉम्बिनेशन में ही नजर आएगा. इट इज 4th मोस्ट अबंडेंट, याद रखे. इट इज 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट. अब इसका जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, याद रखे. सो इट्स
important minerals are, इसमें सबसे पहला जो लीडिंग मिनरल होता है वो है बॉक्साइट, जिसका कॉम्बिनेशन है Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O, सो दिस इज बॉक्साइट। बॉक्साइट के बाद क्रायोलाइट, that is Na3Al F6, so these are the important minerals। अब इंडिया में ये माइका में अवेलेबल है, हमारे पास माइका बहुत है। माइका वैसे तो सिलिकॉन का भी मिनरल है, लेकिन एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है। सो इन इंडिया इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ माइका, सो माइका के फॉर्म में ये अवेलेबल है। अब बात बाकी एलिमेंट्स की है, जैसे कि गैलियम, इंडियम, थैलियम, दोज आर रेयर। सो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर रेयर इन अबंडेंसी, और थैलियम जो है सबसे पॉइजनस और टॉक्सिक एलिमेंट है ग्रुप का, याद रखे। थैलियम इज हाईली टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सो ग्रुप में से सबसे टॉक्सिक अगर कोई एलिमेंट हो तो वो थैलियम होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट the occurrence of group 13 elements. Let's discuss atomic and physical properties of group 13 elements. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे that happens to be the atomic radii। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस बोले तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। रेडाई प्लूरल टर्म है, याद रखें। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे जैसे शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये हमें समझ लेना चाहिए। सो एटॉमिक रेडाई are expected to increase from top to bottom in a group, ये हम लोग चाहेंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, एटॉमिक रेडियस गैलियम का जो है एल्यूमिनियम के मुकाबले छोटा है, जबकि गैलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सो याद रखे, बट एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेसर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सो इसके पीछे का कारण कौन सा है? ड्यू टू वेरिएशन इन इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, एल्यूमिनियम का इनर्ट गैस कोर हम देख सकते हैं, लेकिन गैलियम में इन एडिशन टू दैट 10d इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो ये वेरिएशन है। सो ये क्यों हुआ? ड्यू टू वेरिएशन इन इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज हो रहा है। अब इसमें अभी हमने बोला कि एल्यूमिनियम हैज नोबल गैस या इनर्ट गैस कोर, बट गैलियम हैज 10d electrons addition to inert gas core, जिसके वजह से जो फोर्सफुल अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच ज्यादा होता है।
अब रही बात बोरॉन की, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है, याद रखें। सो बोरॉन हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा। और जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक रेडाई अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या बोलते हैं उसको, छोटे हैं, याद रखें। सो एटॉमिक रेडाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसके पीछे का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर। अब एटॉमिक रेडाई के बाद अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऐसा है, it is the amount of energy required to remove most loosely bound electron from valence shell of isolated gaseous atom। अब बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक के क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है एज एक्सपेक्टेड, यानी जो हम चाहते हैं। टॉप टू बॉटम एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड्स रेगुलर नहीं है। सो याद रखें, फ्रॉम बोरॉन to aluminium, from boron to aluminium, as expected ionization enthalpy decreases। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम देर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस, याद रखें। बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम देयर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस, यानी बहुत कम डिफरेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे का कारण भी वही है कि बाकी के जो एलिमेंट्स है, हायर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, दोज हैव 10d इलेक्ट्रॉन्स और 10d एंड 14f इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द इनर्ट गैस 4, याद रखें। ये इसके पीछे का रीजन है। सो दिस इज ड्यू टू presence of 10d electrons or 14f electrons along with inert gas core, इनर्ट गैस कोर के साथ। इसके वजह से ये मार्जिनल डिफरेंस हमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत कम डिफरेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखने को मिलता है, जबकि वो ज्यादा देखने को मिलना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट टू दिस लेट्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैसा है, सबसे पहले इट फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली, याद रखें। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी first decreases from boron to aluminium and then increases marginally, यानी यहां भी ट्रेंड्स जो है वो रेगुलर नहीं है। अब इसके पीछे का कारण होता है दिस इज ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। सो इसके पीछे का कारण दिस इज ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज ऑफ
एलिमेंट्स। तो ये थे एटॉमिक रेडाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर है तो सबसे पहले हमें जानना होगा, हमें पता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 एलिमेंट का क्या है, NH2np1। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 elements is NH2np1. So they show +3 and +1 oxidation states. याद रखें, so they show +3 and +1 oxidation states. अब देखिए, मान के चलो 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो वो +3 स्टेट शो करेंगे, और अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ हायर एलिमेंट्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये चीज याद रखो। सो टॉप टू बॉटम, सो स्टेबिलिटी of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state increases from top to bottom। ये चीज याद रखो। अब इसके पीछे का कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो हेवियर एलिमेंट्स है उनमें हम देख सकते हैं दिस ns इलेक्ट्रॉन्स, यानी ns ऑर्बिटल के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोज रिमेन इनर्ट, उनको निकालने के लिए हमें काफी तगड़ी मशक्कत करनी होगी। रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस वजह से ये np इलेक्ट्रॉन इजीली वो छोड़ सकता है, जिसके वजह से +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, थैलियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स इन +1 स्टेट। याद रखें, यानी +1 स्टेट में थैलियम के जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी। अब इसके बाद बात करेंगे लीविस एसिड्स की। लीविस एसिड्स, अब देखिए लीविस एसिड किसको बोलना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे लीविस एसिड कहना चाहिए। सो याद रखें, एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लीविस एसिड, उसको हम लीविस एसिड कहेंगे। अब ट्राइवैलेंट स्टेट में जो कंपाउंड होगा उसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना। सो इन ट्राइवैलेंट स्टेट सेंट्रल एटम of a compound has 6 electrons in the valence shell। अब इसके वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, thus these are incomplete octet compounds, thus such compounds are known as incomplete octet compounds। इनको हम incomplete octet compounds बुला सकते हैं। अब ये जो incomplete octet compounds है, these are capable of accepting pair of electron from electron rich species। याद रखना,
So these type of compounds, that is incomplete octet compounds, can accept pair of electrons from electron rich species and act as लीविस एसिड्स। ये लीविस एसिड का काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर BCl3 when comes in contact with ammonia, then we can have a compound जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो नाइट्रोजन ने पेयर डोनेट किया बोरॉन के तरफ, याद रखें। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल दिखेगा। So it was all about the trends in atomic and physical properties of group 13 elements. Let's discuss chemical reactivity of group 13 elements. अब group 13 elements के reactivity के बारे में, यानी इसका response कैसे होता है कुछ normal ingredients के साथ, वो हम देखेंगे। So first of all, let's discuss action of air. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, बोरॉन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन और दूसरा होता है एमोर्फस बोरॉन। तो क्रिस्टलाइन बोरॉन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एयर, ये चीज याद रखो। सो बोरॉन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बोरॉन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज अनरिएक्टिव, यानी वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम फॉर्म अ थिन ऑक्साइड कोट ऑन इट्स सरफेस, याद रखें। सो एल्यूमिनियम फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस which protects it from further attack, यानी जो ऑक्साइड कोट एल्यूमिनियम के सरफेस पे बनता है तो वो जो है वो प्रोटेक्टिव कोट का काम करेगा। अब एमोर्फस बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स देंगे, ये चीज याद रखें एयर के साथ। सो एमोर्फस boron and aluminium form oxides, that is B2O3 boron का oxide and Al2O3 that is aluminium oxide with air respectively, ये चीज याद रखें। अब नाइट्रोजन के साथ भी वो रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स देंगे, याद रखें। सो विथ नाइट्रोजन दे फॉर्म नाइट्राइड्स, वो नाइट्राइड्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्साइड्स का अगर कार्यक्रम देखें तो बोरॉन ऑक्साइड जो है वो बेस एसिडिक होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स है दोज आर एम्फोटेरिक, whereas oxides of indium and thallium are basic in nature. So boron oxide is acidic. उसके बाद oxides of aluminium and gallium are एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होंगे। एंड ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन नेचर, इनका नेचर बेसिक होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्साइड फॉर्मेशन और नाइट्राइड फॉर्मेशन किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सपोज E is supposed to be, let E is supposed to be the element of group 13.
So when it comes in contact with air, that is oxygen, it would form oxides of this variety. Similarly, element E, which happens to be the element of group 13, when comes in contact with what? Nitrogen, they can form nitrides of this variety. So it was all about action of air. अब इसके बाद बात करेंगे reactivity towards halogen. So next is reactivity towards halogen. So halogen के साथ इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात ये है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स prefer to react with halogen producing EX3 type of halides. So group 13 elements react with halogens to form halides of EX3 टाइप. अब यहां पे भी E का मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13. अब यहां पे एक चीज याद रखें, TlI3 is not possible. So TlI3 is not possible. अब इसमें दो चीजें हैं. सबसे पहला तो थैलियम जो है, इट प्रीफर टू show compounds in +1 state rather than showing +3 due to inert pair effect. और दूसरा, साइज आयोडीन का बड़ा होता है जिस वजह से स्टेबिलिटी इस कंपाउंड की कम होगी. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. E is supposed to be the group 13 element, so it tend to combine with what? Halogen. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. So this can be given in this manner. इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे. That will lead to the formation of EX3 type halides. अब इसके बाद let's have reactivity towards water. So next big thing to be discussed is reactivity towards water. यानी देखेंगे कि वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी. तो सबसे पहली बात यह है कि प्योर बोरॉन जो है, it will not react with water. So pure boron does not react with water. प्योर बोरॉन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. लेकिन एल्यूमिनियम कैन डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. सो एल्यूमिनियम कैन डिकम्पोज boiling water liberating H2. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. दिस इज एल्यूमिनियम. सो बॉइलिंग वाटर के साथ इसको हम अगर अलाउ करेंगे रिएक्ट होने के लिए, सो इट वुड गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड with the evolution of H2 gas. अब गैलियम और जो इंडियम है, these are not attacked by water, चाहे वो प्योर वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो. सो गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अटैक्ड बाय वाटर. लेकिन थैलियम जो है, इट इज समहाउ रिएक्टिव देन गैलियम एंड इंडियम. सो वाटर के कांटेक्ट में आते ही थैलियम फॉर्म्स थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस. यानी कोड बैठेगा, याद रखें. सो थैलियम रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग थिन oxide film on the surface. So it was all about the chemical reactivity of group 13 elements. Let's discuss anomalous characters of boron. यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से बोरॉन
अपने ही फैमिली के बाकी जो मेंबर्स है उनसे डिफर करता है। अगर करता है तो क्यों? इसके पीछे कारण है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये 3 अहम रीजन है। सो याद रखें, सो ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, उसके बाद हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन वजह से क्या करता है, क्या होता है, बोरॉन differs from rest of the elements of the group। अब हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे, यानी कौन कौन से डिफरेंसेस है, यानी कहां कहां एनामोलस कैरेक्टर कौन कौन से एरिया में दिखता है। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, boron is non-metal while other elements are metallic element. This is the first point. So boron is a non-metal while other elements are metals। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो मेटालिक एलिमेंट्स है। दूसरी बात, बोरॉन अकेला ऐसा एलिमेंट है इस ग्रुप का जो एलोट्रॉपी शो करता है, बाकी के एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो नहीं करेंगे। सो बोरॉन शोज एलोट्रॉपी, बोरॉन शोज एलोट्रॉपी while other elements do not। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करेंगे। बोरॉन इज हार्डेस्ट, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत एलिवेटेड यानी बहुत ज्यादा है, जबकि बाकी के एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम है। सो बोरॉन इज हार्डेस्ट element having very high melting point and boiling point, while melting point and boiling point of other elements of the group 13 are quite low यानी when compared with boron, ऐसी बात है। अब बोरॉन फॉर्म्स ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी वो किसी भी प्रकार से आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे और उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, याद रखना। सो बोरॉन फॉर्म्स ओनली covalent compounds and its maximum covalency is 4, ये चीज याद रखें। while other elements form both can form both covalent as well as ionic compounds। कोवैलेंट और आयोनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स बाकी के जो एलिमेंट्स है वो फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोरॉन आर वीकली एसिडिक, जबकि बाकी एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है या तो वो एम्फोटेरिक होंगे या बेसिक होंगे, याद रखना। सो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोरॉन
are weakly acidic, while those of other elements are either amphoteric or बेसिक इन नेचर, या तो एम्फोटेरिक होंगे या फिर बेसिक होंगे, याद रखना। अब बोरॉन हाइड्राइड जो है वो स्टेबल होते हैं, दोज आर क्वाइट स्टेबल, बट हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर लेस स्टेबल, रिमेंबर। सो बोरॉन हाइड्राइड्स are quite stable, while those of other elements are less stable. इसके बाद बोरॉन combine with active metals like magnesium to form corresponding borides. So boron combines with active metals like magnesium to form borides, while other elements do not. अब देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोग बोरॉन के साथ किस प्रकार से शो कर सकते हैं, so that will lead to the formation of magnesium boride, which can be shown in this manner. So these were the point of differences of boron with other elements of the group 13. Let's discuss physical properties of boron. Now remember, boron is the only non-metal of the group 13. यानी ग्रुप 13 में बोरान अकेला नॉन मेटल है, बाकी के पूरे मेटालिक एलिमेंट्स है। तो ये काफी हार्ड होता है, और याद रखे इसका जो क्रिस्टलाइन वेराइटी है वो डायमंड इतना हार्ड होगा, एंड इट इज ब्लैक कलर्ड। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज इट इज extremely hard black colored नॉन मेटल। ये सबसे पहली बात याद रखे। और जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है वो डायमंड के बराबर हार्ड होता है, याद रखे। सो क्रिस्टलाइन बोरॉन is as hard as diamond and non-reactive क्रिस्टलाइन बोरॉन रिएक्टिव नहीं है, लेकिन इसका जो एमॉर्फस वैरायटी है दैट इज फाउंड टू बी रिएक्टिव। सो व्हाइल एमॉर्फस बोरॉन इज रिएक्टिव। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2453 केल्विन। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 2453 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 3923 केल्विन। उसके बाद इट इज 4 कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, याद रखे। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इसका एटॉमिक रेडियस होता है 88 पिकोमीटर और आयोनिक रेडियस 27 पिकोमीटर। सो इट्स एटॉमिक radius is 88 picometer while ionic radius is 27 picometer। उसके बाद पूरे ग्रुप के अंदर इसका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। सो इट हैज
high ionization enthalpy. So these are some of the physical properties of boron. अब physical properties के बाद let's have some chemical properties also. So chemical properties of boron. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे एक्शन ऑफ एयर. एक्शन ऑफ एयर. अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि क्रिस्टलाइन बोरॉन रिमेन अनएफेक्टेड, लेकिन एमॉर्फस बोरॉन को अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम एयर के साथ ट्रीट करें तो इट वुड गिव बोरॉन ऑक्साइड एंड इट might combine with what? Nitrogen to form corresponding nitride. याद रखें. So amorphous boron reacts with air to form boron oxide and boron नाइट्राइड. बोरॉन ऑक्साइड और बोरॉन नाइट्राइड का ये मिक्सचर हमें देगा. सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन. सो बोरॉन, इन फैक्ट एमॉर्फस बोरॉन जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे एयर के साथ हम ट्रीट करेंगे, दैट वुड गिव B2O3 which happens to be the oxide of boron, and similarly boron prefer to combine with atmospheric nitrogen at elevated temperature, leading to the formation of boron nitride, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं. Now next property is action of water. So second property is action of water. तो इसमें एक चीज ये याद रखें, boron do not react with water. So बोरॉन do not react with water. वाटर के साथ बोरॉन की कोई रिएक्शन नहीं होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज रिएक्शन विथ अल्कलीज. रिएक्शन विथ अल्कलीज. अब देखिए, बोरॉन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ अल्कलीज, देन वी वुड हैव मेटल आर्थोबोरेट. जैसे कि NaOH के साथ अगर हम बोरॉन को रिएक्ट करते हैं तो इट वुड गिव सोडियम आर्थोबोरेट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो बोरॉन रिएक्ट्स विथ NaOH to give sodium orthoborate and H2 gas. So let's see how this can be given. So boron when allowed to react with what? NaOH which happens to be alkali, इसके साथ हमें फ्यूज करना होगा, इसको हीट करना होगा इसके साथ. So ऐसा करने से we will have Na3BO3 with the evolution of H2. So this is sodium आर्थोबोरेट, या इसको आप सोडियम बोरेट भी कह सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ कार्बन. रिएक्शन विथ कार्बन. अब याद रखें, बोरॉन जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें बोरॉन कार्बाइड मिलेगा. बोरॉन कार्बाइड एक्सेप्शनली हार्ड मटेरियल है, याद रखें. सो व्हेन बोरॉन is allowed to react with carbon, then we can have B4C. This is called as boron carbide. ये है बोरॉन कार्बाइड जो हार्डेस्ट मटेरियल के तौर पे प्रसिद्ध है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस. रिएक्शन विथ हैलोजेंस. अब बोरॉन को अगर हम हैलोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो बोरॉन ट्राई हलाइड्स हमें मिलेंगे. जैसे कि दिस इज बोरॉन
when allowed to react with halogen, halogen can be represented as X. अब यहाँ पे हमें BX3 टाइप हलाइड्स मिलेंगे. दिस इज बोरॉन ट्राई हलाइड. अब बोरॉन ट्राई हलाइड्स कैन एक्ट एज लीविस एसिड्स. इसके पीछे का कारण, दीज आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स, and incomplete octet compounds can accept a pair of electron from electron rich species and act as Lewis acids. Then next to this is reaction with acids. So let's have reaction with acids. अब देखिए, बोरॉन रिस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ओनली, or oxidizing acids can oxidize the boron to form orthoboric acid. So boron react with oxidizing acids only to form orthoboric acid, या फिर इसको आप बोरिक एसिड भी बुला सकते हो. Now let's see how this can be given. So boron, when allowed to react with acid like HNO3, which happens to be the oxidizing acid, lead to the formation of H3BO3 along with NO2. Similarly, when boron is allowed to react with H2SO4, जो खुद oxidizing acid है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को H3BO3 यानी आर्थोबोरिक एसिड मिलेगा with the evolution of SO2. Now let's have reducing property. अब और एक चीज ये याद रखें कि बोरॉन एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. सो बोरॉन क्या कर सकता है? सो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस अगर बोरॉन के चपेट में आ जाए तो बोरॉन कैन रिड्यूस CO2 एंड डिपॉजिट कार्बन फ्रॉम इट. वहां से वो कार्बन को डिपॉजिट भी कर सकता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो लेट्स हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि बोरॉन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये क्या कर सकता है? याद रखें, इट कैन रिड्यूस CO2 to deposit carbon and SiO2 to deposit silicon. So boron can reduce CO2 to C and SiO2 to Si. यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो क्या दे सकता है? हमें कार्बन डिपॉजिट करा के दे सकता है. लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन. सो बोरॉन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है. when allowed to react with what? CO2, then lead to the formation of B2O3. खुद ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन को डिपॉजिट करेगा. सेम हैपन्स व्हेन वी अलाउ boron to react with what? Silica, that is SiO2. So it would react silica by undergoing self oxidation and thereby deposition of silicon can be seen. So it was all about physical and chemical properties of boron. Let's discuss borax. अब ये जो borax है, it is technically sodium tetraborate decahydrate. याद रखें. So borax is sodium tetraborate decahydrate. That is, इसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से होगा. That is Na2B4O7.10H2O. So it holds 10 molecules of water of crystallization and it naturally occurs as टिनकाल, जिसमें 90% बोरॉक्स होता है. याद रखे. So it naturally
occurs as tincal which contains about 90% बोरॉक्स। इसमें 90% बोरॉक्स होगा। इसको हम बनाते समय कोलमनाइट से बना सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हीट mineral colemanite with aqueous solution of Na2CO3. So it is obtained from mineral colemanite by boiling it with aqueous Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ इसको बॉईल करके हम लोग बना सकते हैं। देखिए अब इसको किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सो Ca2B6O11 दिस इज कॉल्ड कोलमनाइट, ये है कोलमनाइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कोलमनाइट इज टू बी बॉइल्ड विथ Na2CO3, आई मीन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। ऐसा करने से we can have Na2B4O7 that is borax along with what NaBO2 and CaCO3 as a byproduct. So it is none other than borax. इस प्रकार से बोरॉक्स को बनाया जा सकता है। Now let's have properties of borax. So let's discuss properties of borax. अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की। लेट्स हैव हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब देखिए इसको अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे बोरॉक्स को, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, याद रखना। सो ऑन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, जिसे आप अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हो। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। Na2B4O7 upon hydrolysis, I mean treatment with water, produces NaOH और उसके साथ H3BO3 that is arthoboric acid. So arthoboric acid is weak acid, NaOH is alkali that is strong base. So sodium arthoborate इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा which is salt of weak acid and strong base. That's why aqueous solution जो हमें मिला that is found to be basic in nature. Now next very important thing to be discussed is the borax bead test. अब देखिए बोरॉक्स बीड टेस्ट क्या चीज है। जब आप बोरॉक्स को हीट करेंगे, हमें पता है कि इट इज डीकाहाइड्रेट, सो अपॉन हीटिंग इफ्लोरेसेंस होगा, इट वुड लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूसिंग क्लियर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट बोरॉक्स। और उसको आप अगर फर्दर हीट करोगे तो ये ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट बीड में कन्वर्ट होगा, जिसे हम बोरॉक्स बीड कहेंगे, याद रखें। सो व्हाट हैपेंस on heating borax loses water to form anhydrous, हम लोग बोल सकते हैं to form anhydrous fluffy mass। अब इसको अगर फर्दर हीट करेंगे, which on further heating form transparent bead, जिसे हम बोरॉक्स बीड कह सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सो Na2B4O7.10H2O। अब इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो अपॉन हीटिंग इट वुड लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने के बाद हमें मिला Na2B4O7, दिस इज द अनहाइड्रस बोरॉक्स। अब इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं, नाउ वी कैन हैव NaBO2 and B2O3, this is nothing but the borax bead। ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसको हम किस वजह से यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द कलर्ड रेडिकल्स, याद रखें। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो इट इज यूज्ड, यानी बोरॉक्स बीड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द colored radicals under the name बोरॉक्स बीड टेस्ट। इसी को हम बोरॉक्स बीड टेस्ट कह सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कोबाल्ट ऑक्साइड हमारे पास है। सो इसको बोरॉक्स बीड के साथ हमने ट्रीट करा। ऐसा करने से कॉम्बिनेशन होगा lead to the formation of another bead which happens to be blue in color, so this can be the blue bead। So colored radicals can be detected in this manner। Now let's see the reaction with ethanol and concentrated H2SO4। ethanol and concentrated H2SO4, यानी बोरॉक्स कैसे इसको देखता है या रिस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, बोरॉक्स रिएक्ट विथ H2SO4 प्रोड्यूसिंग आर्थोबोरिक एसिड। हमने अभी अभी देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। सो दिस इज बोरॉक्स Na2B4O7। so when borax is allowed to react with aqueous solution of H2SO4, so H2SO4 solution के साथ अगर इसको हम ट्रीट करें तो we will have Na2SO4 and H3BO3, that is arthoboric acid। Now arthoboric acid prefer to react with what? Ethanol। so H3BO3 reacts with C2H5OH, that is ethyl alcohol। और ऐसे में हम लोगों को मिलेगा ट्राई इथिल बोरेट, जिसे कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो दिस इज नन अदर देन ट्राई इथिल बोरेट। सो bottom line is triethyl borate is obtained। now next important thing to be discussed about borax uses। अब हम देखेंगे uses of borax। so borax has commercial importance, इसमें कोई दो राय नहीं, बोरॉक्स को कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि बोरॉक्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर। सो लेट्स हैव यूजेस ऑफ बोरॉक्स। सो हार्ड और ऑप्टिकल ग्लासेस बनाने में इसका योगदान है। सो इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड ऑप्टिकल ग्लासेस, ये सबसे पहला यूज हम बताएंगे। दूसरी बात, इसको वेल्डिंग और सोल्डरिंग में भी यूज किया जा सकता है। इन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग और सोल्डरिंग में बोरॉक्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोरॉक्स बीड टेस्ट टू डिटेक्ट कलर रेडिकल। सो इन बोरॉक्स बीड टेस्ट, ये एक हम इसका एप्लीकेशन बता सकते हैं, बीड टेस्ट। उसके बाद इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट? पेंट्स। अर्थन जो पॉट्स है, मिट्टी के भांडे, मिट्टी से बने हुए जो क्या बोलते हैं उसको, पॉट्स है, उनके लिए पेंट्स बनाने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इन preparation of enamel and paint for earthen pots।
सो और एक चीज, इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक ऑल्सो, सो यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, इसको माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इससे आर्थोबोरिक एसिड बनता है, आर्थोबोरिक एसिड को भी हम आई एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट बोरॉक्स। लेट्स डिस्कस आर्थोबोरिक एसिड। नाउ इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच, यानी उसको अगर हम टच करेंगे तो साबुन को हाथ लगाए जैसे हमें लगेगा। सो it is white crystalline solid with soapy touch. Now it is sparingly soluble in water but highly soluble in hot water, याद रखें। So it is sparingly soluble in water but highly soluble in हॉट वाटर। सो हॉट वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी जबरदस्त होती है। अब इसको हम बोरॉक्स से बना सकते हैं। सो याद रखें, व्हेन वी ट्रीट बोरॉक्स विथ HCl or H2SO4, then we can have arthoboric acid. So it is obtained by treating, it is obtained by treating बोरॉक्स with HCl और H2SO4। सो देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सो Na2B4O7 on treatment with aqueous HCl, सो aqueous या dilute HCl के साथ जब हम ट्रीट करेंगे, that will lead to the formation of NaCl and H3BO3, that is आर्थोबोरिक एसिड। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलमनाइट ऑल्सो। कोलमनाइट मिनरल है, उसके एक्वेस सॉल्यूशन में से अगर हम SO2 पास करेंगे तो भी हमें आर्थोबोरिक एसिड मिलेगा। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग SO2 थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कोलमनाइट। सो कोलमनाइट के सॉल्यूशन में से SO2 पास करके भी हमें मिल सकता है। सो कोलमनाइट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो दिस इज कोलमनाइट मिनरल, याद रखें। सो इसमें से हमें SO2 को पास करना है, सल्फर डाइऑक्साइड। सो एक्वियस सॉल्यूशन में से कोलमनाइट के अगर SO2 आप पास करेंगे, then you will have the products which can be given in this manner. So हमें हमारा आर्थोबोरिक एसिड मिलेगा। Now let's have properties. So properties of H3BO3, that is आर्थोबोरिक एसिड। सो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी, सो ये जो है इसका एक्वियस सॉल्यूशन माइल्ड एसिडिक होता है, याद रखें। सो इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक। अब देखिए होता क्या है, जब आप आर्थोबोरिक एसिड दैट इज H3BO3 पानी में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन वी विल हैव this type of reaction. So H plus आयन डिस्पर्स होने के वजह से सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक कहलाएगा। उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन एक हम बोल सकते हैं इट इज वीकली एसिडिक या माइल्ड एसिडिक। नाउ लेट्स हैव एक्शन ऑफ हीट। देखिए हीट करने से क्या होगा। सबसे पहले तो आर्थोबोरिक एसिड लूजेस वाटर,
टू फॉर्म मेटाबोरिक एसिड, और मेटाबोरिक एसिड को अगर आप फर्दर हीट करोगे तो आपको बोरिक ऑक्साइड मिलेगा. सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर. सो H3BO3, दिस इज आर्थोबोरिक एसिड. इसको अगर हम हीट करेंगे इट वुड लूज वाटर and lead to the formation of HbO2. This is called metaboric acid. ये मेटाबोरिक एसिड है. और अगर आप मेटाबोरिक एसिड को फिर से हीट करेंगे तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ B2O3. सो हीटिंग का ये एक्शन हम देख सकेंगे. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज रिएक्शन विथ NaOH. अब देखिए आर्थोबोरिक एसिड एसिडिक होने के वजह से एक सर्टनली न्यूट्रलाइजेशन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे. सो व्हाट हैपेंस, H3BO3 that is arthoboric acid on treatment with base like NaOH, then what happens, we will have NaBO2 along with water. Now next property to be discussed is reaction with ethanol. इथेनॉल के साथ ट्राइथिल बोरेट हमें मिलेगा, जो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. सो H3BO3 that is arthoboric acid when allowed to react with ethanol in presence of concentrated H2SO4, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्राई इथिल बोरेट मिलेगा that can be given in this manner with the departure of water. So this is called as triethyl borate. ये triethyl borate है. अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की. So let's have structure of आर्थोबोरिक एसिड. स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोबोरिक एसिड. आर्थोबोरिक एसिड को आप बोरिक एसिड भी बोल सकते हो सिंपली. अब सबसे पहली बात याद रखें, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें BO3 3- यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. याद रखें सबसे पहली बात, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर in which BO3 3- units are joined by हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड से BO3 3- यूनिट जो है इस प्रकार से वो ज्वाइन हमें दिखेंगे. नाउ लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज यूजेस. यूजेस में सबसे पहली बात याद रखें, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. सो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम आर्थोबोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, खासकर आई लोशंस में हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लेजेस एंड एनामल्स इन पॉटरी. सो इन preparation of glazes and enamels in pottery. So it was all about आर्थोबोरिक एसिड. लेट्स डिस्कस डाइबोरेन. अब देखिए बोरॉन के हाइड्राइड को बोरेन कहना चाहिए. सो हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर कॉल्ड एज बोरेन्स. उन्हीं को हम लोग बोरेन्स कहते हैं. अब जो B2S6 है इट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्राइड. याद रखें. सो B2S6 इज अ सिंपलेस्ट हाइड्राइड ऑफ बोरॉन. ये बोरॉन का सबसे सिंपल हाइड्राइड है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग BF3 विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. याद रखें. सो इट इज obtained by treating BF3 with
AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दैट इज BF3 को ट्रीट करते हैं तो हमें हमारा प्रोडक्ट दैट इज डाइबोरेन मिलेगा, दैट कैन बी शोन इन दिस मैनर. So we will have B2S6, LiF and AlF3. This can be shown in this manner. अब दूसरा अल्टरनेटिव ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड. When allowed to react with iodine, then also diborane can be obtained. So NaBH4 reacts with iodine to form diborane. ये और तरीका है. So let's see how this can be given. So NaBH4 sodium borohydride in contact with iodine give rise to B2S6, NaI and H2. So this is the diborane. अब industrially diborane is obtained by treating boron trifluoride with sodium hydride at elevated temperature. So industrial method is from BF3 and NaH, that is sodium hydride. So let's see how this can be given. So BF3 when allowed to react with NaH around temperature of 450 Kelvin, then we will have B2S6 along with NaF, that is sodium fluoride. Now let's have properties of diborane. So properties of diborane. अब डाइबोरेन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात याद रखिए, इट इज कलरलेस टॉक्सिक गैस. इट इज कलरलेस टॉक्सिक गैस. अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 केल्विन. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 180 केल्विन. अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ एयर. लेट्स हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ एयर. अब डाइबोरेन catches fire immediately and releases tremendous heat. It is exothermic reaction. So in contact with air, diborane catches fire, liberating energy. यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. So let's see how this can be shown. Diborane, that is B2S6 in contact with air, that is oxygen, give rise to B2O3 and water. अब यहाँ पे देखिए हीट जो रिलीज होता है that is approximately 1976 kilojoule per mole. Now let's see hydrolysis reaction. अब डाइबोरेन का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे वी विल हैव बोरिक एसिड और आर्थोबोरिक एसिड. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? B2S6 अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू BOH/3 जिसे हम H3BO3 लिख सकते हैं with the evolution of hydrogen. The next important property is reaction with Lewis bases. ठीक है, लीविस बेसिस के साथ डाइबोरेन जो है, डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, सो एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट देगा. सो डाइबोरेन गिव्स एडक्ट विथ लीविस bases. अब Lewis bases है ना इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस. So let's see how this can be given. B2S6 when allowed to react with for example consider trimethylamine, so that will lead to the formation of addition product which can be shown in this manner.
अब इसके जगह पे मान के चलो हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, सो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा विच कैन बी शोन इन दिस मैनर। तो इस प्रकार से हमें एडक्ट मिलते जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए अमोनिया के साथ क्या होता है, जब अमोनिया के साथ आप डाइबोरेन को ट्रीट करोगे तब आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट एडिशन प्रोडक्ट विच इन टर्न, यानी उसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बोराजोल, एंड बोराजोल इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, रिमेंबर। So this can be given in this manner, B2S6 that is diborane on reaction with ammonia that is NH3. So NH3 के साथ आप जब react करोगे then you will have addition product. So उस addition product को देखिए हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। That addition product can be shown in this manner, BH2 NH3 by 2 plus BH4 minus. So this is the addition product so obtained. Now this addition product, इसको अगर हम heat करेंगे at elevated temperature of 473 Kelvin, then we will have B3N3S6 along with what, hydrogen, H2 release होगा, और ये जो चीज है this is borazole. Now remember borazole is inorganic benzene. So borazole is inorganic बेंजीन, यानी स्ट्रक्चर इसका जो है बेंजीन को रिसेंबल करता है, जिसे कुछ हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो बोराजोल कैन बी शोन इन दिस मैनर। सो देखिए बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन को रिसेंबल कर। Now next property is reaction with metal hydride. So metal hydride के साथ डाइबोरेन जो है वो टेट्राहाइड्राइडोबोरेट देगा। So diborane prefer to react with metal hydride. So let's see next property, that is reaction with metal hydrides. अब metal hydrides of type MH, now M बोले तो metal, so उसको हम क्या करेंगे, B2S6 के साथ ट्रीट करके देखेंगे। So upon treatment we would have compound like this. तो ये जो है वो टेट्राहाइड्राइडोबोरेट है। So this is called tetrahydridoborate. So it was all about diborane, which happens to be the simplest hydride of boron.